हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ डीलिट थर्ड सेमेस्टर का पेपर सेकंड समावेशी शिक्षा, और हम बात करने वाले हैं आज पिछड़ा बालक यानी कि शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक। कभी कभी आपके पेपर में पूछ लिया जाएगा पिछड़ा बालक की कोई विशेषताएं बताइए, या फिर शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक कहता है तो बात एक ही है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बैकवर्ड चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि जो हमारे पिछड़े बालक होते हैं या शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं, इनका क्या अर्थ है, और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इनके क्या क्या इनके बारे में बताया है। इसके साथ साथ इनको कैसे शिक्षा व्यवस्था देनी चाहिए, इनका पता कैसे लगाना चाहिए कि ये शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक हैं। तो आज सारी बात हम यहाँ पर करेंगे, इस बारे में डिस्कशन, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बैठे क्यों हो। ठीक है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करो, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं या कोई भी आपको लाइव क्लासेस लूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में आप कोई भी क्वेश्चंस पूछते हो तो उसका भी आपको आंसर मिलेगा, और इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं या कोई भी सूचना देना चाहूं, कोई भी आपको नोटिफिकेशन देना चाहूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको, कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाहूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम बात करते हैं शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक की। और शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक होता क्या है? तो जो बच्चे क्या होता है, जैसे दो बच्चे जो होते हैं, जो छात्र जो होते हैं, अगर निश्चित समय में निश्चित ज्ञान की प्राप्ति करने में असफल रहते हैं, यानी उनका जो एक टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग पे वो उस नॉलेज को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होता है, जैसे मान लो कक्षा 6 का बच्चा है और वो कक्षा 6 में आ गया है, लेकिन वो कक्षा 6 में नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, वो अभी कक्षा 5 में है, या किसी भी कारणवश वो क्या होता है, नहीं पढ़ पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पिछड़ा बालक कहते हैं, या शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक कहते हैं। ये बालक जो होते हैं, क्या होता है, इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य बालक से कम होती है। ये मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनकी श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन सामान्य बालक से इनकी बुद्धि लब्धि थोड़ी सी कम होती है ना। मंद बुद्धि वालों की ज़्यादा कम होती है, लेकिन इनकी थोड़ी सी कम होती है। तो चलिए हम बात करते हैं पिछड़े बालक की। तो जो छात्र निश्चित समय में निश्चित ज्ञान की प्राप्ति करने में असफल रहते हैं और सामान्य छात्रों से पीछे रहते हैं, है ना, उन्हें हम पिछड़ा बालक क्या कहते हैं या उन्हें पिछड़ा बालक माना जाता है। तो ये थी आपकी यहाँ पर डिफिनीशन, इसकी परिभाषा थी कि जो छात्र निश्चित समय में निश्चित ज्ञान की प्राप्ति करने में असफल रहते हैं, यानी जो सफल नहीं हो पाते हैं और सामान्य छात्रों से पीछे रह जाते हैं, उन्हें पिछड़ा बालक माना जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपको यहीं तक नोट करके लिखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसको आप लोग इस तरीके से अंडरलाइन भी कर दीजिएगा। अब पिछड़े बालक की हम और भी इस पे चर्चा करते हैं, तो देखते हैं कि ऐसे बालक जिनको क्या होता है, ऐसे बालक जो दिखने में सामान्य बालकों की तरह ही होते, वो देखने में तो ऐसे लगता है कि वो सामान्य बालक ही हैं। भाई किसी के आप फेस से नहीं पहचान सकते हो कि ये मंद बुद्धि बालक है, ये कुशाग्र बुद्धि का है, ये प्रतिभाशाली बुद्धि का है, या ये पिछड़ा बालक है। आप किसी के चेहरे से नहीं कह सकते हो, उसके बिहेवियर से ही तो आप पहचानते हो, उसके व्यवहार से आप पहचानते हो। ठीक है, परंतु किसी कारणवश वे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, जिसे पिछड़ा बालक कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये, आप यहाँ से भी आप इसको कॉमा करके लिख सकते हो कि ऐसे बालक जो दिखने में सामान्य बालकों की तरह ही होते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, ऐसे बालकों को हम पिछड़े बालक कहते हैं। इन बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम, यानी 75 से 90 के बीच में होती है। ठीक है, ये बालक मंद बुद्धि तो नहीं होते, परंतु इनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों से थोड़ा कम होती है। कहने का मतलब ये है कि ये बालक जो होते हैं, इनकी बुद्धि लब्धि मंद बुद्धि बालकों की तरह नहीं होती, लेकिन सामान्य जो बालक होते हैं उनसे थोड़ा सा कम होती है, यानी 75 से 90 के बीच में होती है। ये बालक अपनी आयु वर्ग के बालकों की तुलना में मंद गति से सीखते हैं, यानी जो इनकी उम्र के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, इनके साथी जो होते हैं, उनसे
थोड़ा सा धीरे सीखते हैं, बहुत धीमी गति से सीखते हैं तथा शैक्षिक क्षेत्र में उनसे पिछड़ जाते हैं। ये बालक अपनी कक्षा के सामान्य बालकों के समान क्षैतिक प्रगति नहीं कर पाते हैं, यानी जो उनके साथी होते हैं उनके साथ वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, उनके साथ वो उनकी तरीके से नहीं सीख पाते हैं, शैक्षिक न्यूनता प्रदर्शित करते हैं। सामान्य भाषा में एक ही कक्षा में बार बार फेल होने वाले बालकों को पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। समझ में आ गया? यानी कि आपकी ही कक्षा में कुछ ऐसे बालक होते हैं जो बार बार फेल हो जाते हैं, कुछ न किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पिछड़ा बालक। वो मंदबुद्धि बालक नहीं होते, लेकिन वो पिछड़े बालक में आते हैं। ऐसा नहीं, बहुत से ऐसे बच्चे आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे बच्चे आपको देखने में तो लगते हैं कि इतने तेज़ है, पढ़ने में सब कुछ है, फिर भी ये फेल हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को हम शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के बालक की श्रेणी में हम रखते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? तो आप इसको भी पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। जिन्होंने हमारे नोट्स खरीदे हैं वो उनको थोड़ा सा लग रहा होगा कि लेंदी है, लेंदी नहीं है। आपको क्या है, ये थोड़ा सा इस तरीके से मैं थोड़ा सा व्याख्या करके समझाती हूँ, आपके वातावरण से जुड़ी हुई चीज़ों को जोड़कर समझाती हूँ, ताकि आप अगर पेपर में जाओ तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आपके माइंड में कुछ ना कुछ वहाँ पर पॉइंट याद आने चाहिए। आगे बात करते हैं हम पिछड़े बालक की परिभाषा के बारे में। तो यहाँ पर हमारे अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने पिछड़े बालक की अलग अलग परिभाषाएं बताई हैं। क्या बताया है अलग अलग विद्वानों ने? उन्होंने कहा है कि सोनल के अनुसार, सोनल एक हमारे मनोवैज्ञानिक, उनके अनुसार कहा गया है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपनी आयु में अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलता का परिचय देता है। यानी कि जो अपनी आयु के जो दूसरे बालक होते हैं अन्य बालकों की तुलना में बहुत ज़्यादा शैक्षणिक दुर्बलता का परिचय देता है। फिर क्या है, हमारे बर्टन हॉल के अनुसार कहा गया है कि सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता के स्तर से कम होती है। यानी उनका जो व्यवहार होता है, उनका जो स्वभाव होता है, उससे उनकी जो शैक्षणिक उपलब्धि है उसका स्तर कम होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं पिछड़ा बालक की। कुछ और पॉइंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो मुझे नहीं लगा कि मुझे छोड़ने चाहिए, तो हम उस पर भी चर्चा करते हैं। तो पिछड़ा बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है। जरूरी नहीं है कि पिछड़ा बालक मंदबुद्धि ही हो। मंदबुद्धि मतलब बहुत ज़्यादा धीमी गति से सीखने वाला, जो कहते हैं ना, थोड़ा सा मंदबुद्धि का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मंदबुद्धि वाला, है ना। पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं जिनसे मंदबुद्धि होना एक है। सिरिल बर्ट ने जितने पिछड़े बालकों का अध्ययन किया, उन्होंने पिछड़े बालकों के बारे में बहुत सारा अध्ययन किया है। तो उन्होंने जितने भी बालकों के बारे में अध्ययन किया था उनमें से 95% की बुद्धि सामान्य बुद्धि से निम्न थी। ठीक है, यदि किसी कारणवश सामान्य बालक की शैक्षिक योग्यता अपनी आयु के छात्रों से कम है तो उसे भी पिछड़ा बालक कहा जाएगा। अतः वह बालक जो अल्प बुद्धि होने के कारण या किसी अन्य कारण से पढ़ाई में पिछड़ जाता है उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं पिछड़े बालक की और भी कुछ पॉइंट की। तो पिछड़ा बालक जो होता है, ये बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ते हैं। इसी कारण पिछड़े बालकों को स्पष्ट करने के लिए शैक्षिक लब्धि का प्रयोग भी किया गया है। ये देखिए, शैक्षिक लब्धि जिसे हम क्या बोलते हैं, आप बुद्धि लब्धि को IQ बोलते हैं, शैक्षिक लब्धि को हम EQ बोलते हैं। तो शैक्षिक लब्धि बराबर होता है शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु। यानी एक बच्चा 10 साल का है तो 10 साल का बच्चा और कक्षा 6 की क्लास का पढ़ रहा है, तो ये पिछड़े बालक में आ गया। ठीक है, गुणे 100। तो शैक्षिक लब्धि बराबर क्या होता है, शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो वही बात यहाँ पर की गई है कि बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ते हैं, इसी कारण पिछले बालकों को स्पष्ट करने के लिए शैक्षिक लब्धि का प्रयोग होता है, ना कि बुद्धि लब्धि का। ठीक है, यानी कि वो बुद्धि से कमजोर नहीं है, वो शिक्षा से कमजोर हैं। शैक्षिक लब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट ने दी, इसे EQ से दर्शाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शैक्षिक उपलब्धि को किसने दिया था, तो किसने दिया था, शैक्षिक उपलब्धि को सिरिल बर्ट ने दिया था। ठीक है, EQ से बालक के शैक्षिक ज्ञान का पता चलता है, जिससे यह पता चलता है कि बालक कितना पिछड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे सिरिल बर्ट थे, इनके अनुसार 85 से कम शैक्षिक लब्धि वाले छात्र पिछड़े बालक होते हैं। यानी 85 से कम अगर शैक्षिक लब्धि वाले बालक हैं तो वो पिछड़े बालक कहलाएंगे। बात करते हैं पिछड़े बालकों को में विशेषताएं क्या क्या पाई जाती, क्या क्या उनके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या उनके अंदर विशेषताएं होती हैं, क्या क्या उनके अंदर गुण होते हैं। तो ये अपने आयु वर्ग के बालकों से शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है पिछड़े बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से कम होती है।
ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो सामान्य बालकों से कम होती है। ठीक है, इनकी जो बुद्धि होती है, इनकी बुद्धि लब्धि 75 से 90 के बीच में होती है। अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया है, तो पॉइंट टू पॉइंट याद करते हुए चलिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि इनकी योग्यता से कम होती है। ये बालक सामान्य बालकों के साथ आसानी से समायोजन नहीं कर पाते हैं। ये बालक मंद गति से सीखते हैं, यानी धीमे धीमे सीखते हैं, धीमी गति से सीखते हैं। इन बालकों की रुचि पढ़ाई में थोड़े समय तक ही बनी रहती है। ये स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं, धीरे धीरे जैसे सिलेबस थोड़ा सा टफ होता जाता है वैसे वैसे इनको कठिनाइयाँ होने लगती हैं। इनको कठिनाई हो जाती है। आपको पता है, जब भी आपने देखा होगा कोई भी बुक हो आपकी, चाहे वो 4th क्लास की हो, चाहे वो 3rd क्लास की हो, चाहे 5th 6th 7th जिस भी क्लास की बुक हो, आपने देखा हो किसी भी, आप कोई भी पढ़ाई करते हो, ठीक है, ये आपके प्राइमरी की बात नहीं, प्राइमरी जूनियर, आप इंटरमीडिएट, ठीक है, और ग्रेजुएशन, किसी की भी आप बुक देखते हो, सबसे पहले आपके जो चैप्टर स्टार्टिंग में जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। फिर जैसे जैसे आपके टॉपिक्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपके टॉपिक्स के अंदर जो भी आपके टॉपिक होते हैं उनका लेवल भी बढ़ता जाता है। तो स्टार्टिंग के टॉपिक्स तो इनको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं क्योंकि वो थोड़ा आसान होते हैं। ठीक है, जब भी आपको कोई टीचर पढ़ाता है तो पहले आसान से फिर आपको कठिन की ओर ले जाता है ना, तो इसी तरीके से पाठ्यक्रम भी आपका बना होता है। पहले इजी बना होता है, उसके बाद टफ होता है, उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे आसान टॉपिक से जब वो टफ में यानी कठिनाई तक पहुंचने लगता है, यानी कठिन आपके थोड़ा सा लेवल जैसे ही टॉपिक का बढ़ने लगता है, तो वो बच्चा क्या होता है, बस उसकी रुचियाँ वहाँ से कम होने लगती। एक वक्त ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो इंटरेस्ट लेना छोड़ देता है पढ़ाई में। ठीक है, क्योंकि वो उसके लेवल का नहीं हो पाता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इनकी विशेषताएं। अगली विशेषता, ये किसी भी समस्या के उलझ जाते हैं, किसी भी समस्या में, मतलब इनको समस्या को ये क्या करते हैं, इनके थोड़ी भी अगर इनके अंदर कोई समस्या, कोई कठिनाई आ जाती तो बहुत जल्दी उलझ जाते हैं, है ना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि थोड़ा सा भी कहीं भी, जैसे मान लो आपको मैम ने बोल दिया कि आपको प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी है, तो प्रैक्टिकल बस वहीं से टेंशन लेना शुरू हो जाते हैं। अरे भाई कैसे करना, क्या करना, बहुत घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, है ना। इस तरीके से इन्हें विशेष शिक्षण की ज़रूरत होती है, यानी इनको थोड़ा सा और पढ़ाने की ज़रूरत होती है, जैसे ट्यूशन वगैरह ले लेते हैं। ध्यान न देने पर ये गलत राह पर भी चल पड़ते हैं। ठीक है, अगर इन पर ध्यान न दिया जाए तो ये गलत तरीके से भी गलत भी हो जाते हैं। ये तथ्यों सूक्ष्म रूप से विचार नहीं कर पाते, ये किसी भी तथ्य का, किसी भी कॉन्सेप्ट का ये क्या करते हैं, इसको बहुत छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, है ना। जो जितना आप बताओगे, जितना भी टीचर बताता है उतना ही ये सिर्फ सोच पाते हैं, उतना ही समझ पाते हैं, अपने आप से ये नहीं ज़्यादा समझ पाते हैं। इनमें शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम होती है, ये खुद निर्णय नहीं, किसी चीज़ का ये डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं। ठीक है, निर्णय मतलब डिसीजन लेना। आगे बढ़ते हैं, पिछले बालकों के पिछड़ेपन के कारण, क्या कारण हो सकते हैं। तो पढ़ाई में पिछड़ जाने वाले बालकों के पिछड़े बालक कहा जाता है। आपको पता है कि जो बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं ना, उनको पिछड़े बालक कहते हैं। अब आपको याद हो गया होगा कि पिछड़ा बालक क्या होता है। तो ऐसा बच्चा जो शैक्षिक रूप से पिछड़ा होता है, यानी जो पढ़ाई में पिछड़ा होता है, जो पढ़ाई में कमज़ोर होता है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर बच्चे, है ना, पढ़ाई में जो बच्चे कमज़ोर होते हैं वो पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, उनकी बुद्धि लब्धि कम नहीं होती है, बस वो क्या होते हैं, वो जो रियल बच्चे होते हैं, जो क्या होते हैं, जो सामान्य बच्चे होते हैं, उनसे थोड़ी सी उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। ठीक है, लेकिन ये मंद बुद्धि की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अधिकांश बालकों के पिछड़ेपन का कारण बुद्धि का सामान्य से कम होना पाया जाता है। कुछ बालकों के पिछड़ेपन का कारण बीमारी रहना भी हो सकता है। देखिए, कुछ बच्चे क्या होते हैं, हर महीने बीमार हो जाते हैं, तो उनका सिलेबस छूट जाता है, वो उसको कवर नहीं कर पाते, फिर उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब वो ठीक होते हैं बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है सिलेबस कंप्लीट करना, टीचर आगे बढ़ जाता है, पिछली चीज़ों को वो नहीं समझ पाते, तो ये भी कारण एक हो सकता है। ठीक है, फिर क्या है, तथा सामाजिक कारणों से भी बालक पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। कुछ बच्चे, किसी के माता पिता गरीब होते हैं, तो फिर मान लो कि माता पिता गरीब हैं और माता पिता या किसी के माता पिता यानी उसके पेरेंट्स बीमार हैं, वो उनमें उनकी केयर करने में लग गया, वो स्कूल नहीं जा पाया, मतलब कुछ भी कारण हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पढ़ने में कमज़ोर हो तभी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है।
बालक शिक्षा में निम्न कारणों से पिछड़ जाते हैं। कैसे? जैसे मानसिक कारण की वजह से भी हो सकता है, मानसिक कारण शारीरिक कारण की वजह से भी हो सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप हेडिंग वाइज भी लिख सकते हो, हेडिंग वाइज भी लिख सकते हो कि मानसिक स्थिति के कारण भी बच्चा शैक्षिक रूप से पिछड़ जाता है। शारीरिक रूप से भी शारीरिक क्षमता के कारण बच्चा शैक्षिक रूप में शैक्षिक पिछड़ेपन में शैक्षिक पिछड़ापन आ जाता है। ठीक है, तो बुद्धि का विकास बाधित होना, सदमा लगना, चोट लगना, IQ कम होना भी क्या होता है? मानसिक ये कारण होते हैं। शारीरिक कारण जैसे इंद्रिय दोष होना, देखने, सुनने, बोलने, लिखने में समस्या, बीमारी रहना। ऐसा भी हो सकता है बच्चे को सुनाई कम देता हो तो उसको दिक्कत हो रही है, दिखाई कम दे रहा है उसको दिक्कत हो रही है ना, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। उसकी शारीरिक कारण भी हो सकता है, सामाजिक कारण भी हो सकता है। सामाजिक कारण यानी कि जैसे समाज व विद्यालय में भेदभाव, गलत शिक्षण विधि, अनुपस्थित रहना, है ना। पारिवारिक कारण भी हो सकता है, परिवार में पढ़ने का माहौल न मिल पाना, झगड़ा रहना, माता पिता का सहयोग करना। देखिए, अगर आपके पेरेंट्स आपका सहयोग करते हैं, आपका साथ देते हैं तो आप अच्छे से पढ़ लेते हो, लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं देखो बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता, लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को देखो कुछ ऐसे अभी भी गाँव है जहाँ पर पिछड़ापन पाया जाता है और जहाँ पर लड़कियों को पढ़ने, लड़कियाँ ज़बरदस्ती पढ़ती हैं, उन पर इतना दिन भर काम दे दिया जाता है, वो पढ़ नहीं पाती। ऐसा भी कोई भी मतलब कुछ भी कारण हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कैसी उनकी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। तो पिछड़े बालक की कमजोरी को दूर करने हेतु उनके व्यक्तित्व का या सामूहिक रूप से जैसी भी स्थिति हो अलग से समय दिया जाए, या तो उनको सबके साथ बैठाकर ही आप पढ़ा सकते हो। जैसे मतलब क्लास में बच्चा कोई पिछड़ा है और वो आप कैसे पहचानोगे? आप जब टेस्ट वगैरह लेते हो तो आपको खुद ही पता चल जाता है ना कि आपकी क्लास में कौन सा बच्चा कितना अच्छा है पढ़ने में, कौन सा कमज़ोर है। तो जब आप टेस्ट लेते हो, आप देख रहे हो, आप उससे उसका कारण जानिए कि उसके नंबर इतने कम क्यों हैं। सबसे पहले आप किसी भी चीज़ की, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसका कारण जानना चाहिए, फिर उस समस्या का समाधान करना चाहिए। तो पहले आप उस बच्चे से उसका कारण पूछिए कि क्यों वो इस सब्जेक्ट में उसको इतने नंबर कम मिले हैं। कारण जानने के बाद फिर आप उसकी समस्या का समाधान करिए। ठीक है, या तो अगर तुरंत वाला है ना, तो आप जैसे मान लो आपने बच्चों से प्रश्न पूछे तो किसी बच्चे ने नहीं बताया, गलत बता दिया, तो उससे उसी वक्त आप उसका आंसर दे दीजिए। सामूहिक रूप से यानी समूह में भी दे सकते हो और अलग से भी उसको बुला करके आप यहाँ आइए, आपको ये नहीं समझ में आया, आप उसको अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, फिर पिछड़ापन जो होता है वो व्यक्तिक या सामूहिक जिस प्रकार का भी हो, उसके कारणों का पता लगाकर उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाए। अभी मैंने बताया ना कि सबसे मेन पॉइंट होता है किसी भी चीज़ की समस्या को दूर करने के लिए पहले उसका कारण जानो, फिर उसका उपाय करो। नेक्स्ट है कमजोरी को दूर करने हेतु उन्हें कमजोरियों के अनुरूप ही गृह कार्य दिया जाए। यानी कोई बच्चा अगर कमज़ोर है तो उसके अकॉर्डिंग उसको काम दीजिए। आप उसको टफ वर्क दे रहे हो, यानी उसको बहुत कठिन प्रश्न दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो फिर वो जब उसको आता ही नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा, छोटी छोटी सी चीज़ों को नहीं समझ पाता है, जल्दी से वो किसी भी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पाता है, तो फिर आप उसको उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग, उसी की शैक्षिक योग्यता के अकॉर्डिंग आप काम दीजिए, है ना। चलिए, अगला पॉइंट क्या कहता है? गृह कार्य को पूरा करने हेतु उचित मार्गदर्शन भी दिया जाए, कि उसको पहले बताया जाए कि आपको ये कैसे करना है। जैसे मैं आपको मैथ्स पढ़ाती हूँ, होमवर्क जब भी देती हूँ ना, जब उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ, है ना, तो उससे रिलेटेड जब मैं आपको क्वेश्चन करा देती हूँ तभी होमवर्क देती हूँ। मुझे पता है कि मैंने कराया है, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। डायरेक्ट मैं आकर के किसी भी चैप्टर का या किसी भी टॉपिक का आपको होमवर्क दे दूँ तो आप नहीं कर पाओगे। ऐसे ही बच्चों के साथ भी होता है। अगला है, यदि पिछड़ेपन का कारण बालकों का मंद बुद्धि होना है तो उनकी कक्षाएं यानी यदि संभव हो तो अलग से ही चलाई जाए। आपने देखा होगा कि आप जब प्राइमरी स्कूल में देखे होंगे या जूनियर में पढ़ाए होंगे, आप खुद भी अगर अच्छे स्कूल में पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि ग्रुप में आपका क्लास बटे होते हैं, यानी 4th A बना होता है, 4th B बना होता है, 4th C बना होता है ना, ग्रुप में क्लास बटे होते हैं। 4th C वाले वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनको रखा जाता है ताकि उन पर अलग से, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाए। 4A वाले बच्चे, A वाले यानी टॉप वाले बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, है ना, B वाले थोड़ा सा मीडियम वाले होते हैं। तो इस तरीके से ग्रुप में भी क्लास को बांट दिया जाता है। जब आप कमज़ोर बच्चों को एक साथ पढ़ाओगे तो वो उनको अच्छे से समझ में भी आएगा। आप किसी बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चे को एक अच्छे बच्चे के साथ यानी टॉपर के साथ बैठा दोगे तो वो अपने आप में, आप उसे गिल्ट भले ना फील कराए लेकिन वो गिल्ट फील करेगा। ठीक है, अगला बात करते हैं पिछड़ेपन के प्रकार।
बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पिछड़ेपन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक तो व्यक्तिगत पिछड़ापन होता है, एक सामूहिक पिछड़ापन होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। हम इसको कैसे दूर करें? ठीक है, तो जो बात कक्षा के अधिकतर छात्रों को ना आती हो उसे अवश्य बता दें, भले ही उसका संबंध पिछली कक्षाओं से क्यों ना हो। यानी कि यहाँ पर ये बात कही गई है, जैसे मान लो आप 3rd सेमेस्टर में हो, ठीक है, और आपको 3rd सेमेस्टर में हो, मान लो मैं आपको मैथ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैथ पढ़ा रही हूँ, तो मैथ में हमें ऐसे आपको अब गुणा भाग आपको आता है, फिर भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताती हूँ कि गुणा कैसे करना चाहिए, भाग कैसे करना चाहिए। इतना सभी को आता है। मुझे पता है हमारे जितने भी प्रशिक्षु हैं उनका बैकग्राउंड हो या ना हो, उन्होंने मैथ ली या ना हो कभी हाई स्कूल इंटर में, लेकिन उनको जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत अच्छे से आता है। लेकिन फिर भी मैं जहाँ पर ऐसा आता है, जहाँ पर ऐसा पड़ता है कि हमें यहाँ पर बताना चाहिए, वहाँ पर मैं सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, तो वही कहा गया है कि जो बात कक्षा के अधिकतर छात्रों को ना आती हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नहीं आती है, तो आप उसे पढ़ा सकते हो, भले ही वो पिछले कक्षा में वो टॉपिक आया है और आपकी क्लास में नहीं है। ठीक है, तो पिछली कक्षा से जोड़कर ही ये टॉपिक आपके बने होते हैं। अगले चैप्टर अगला मतलब अगले क्लास के, जैसे मान लो पिछली क्लास में आपका पर्यावरण से कोई भी आपका टॉपिक है, तो उसी से रिलेटेड ही 7th क्लास में भी बना होगा। ठीक है, तो आप पिछली कक्षा में, आपकी कक्षा में नहीं है तो भी आप पिछली कक्षाओं का पढ़ा सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप नहीं पढ़ा सकते हो, आपके क्लास में नहीं है। बच्चे को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो। दूसरा पॉइंट कह रहा है जिस बात का संबंध पिछली कक्षाओं से उसे बताने में अधिक समय ना लगाएं। आप इतना भी नहीं है कि आप पिछली कक्षा का बच्चों को आ रहा है, पिछली कक्षा में था, हाँ उसको जोड़कर पढ़ाइए, लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि अगर बच्चों को आता है तो फोकस मत करिए, लेकिन नहीं आता है तो आप पढ़ा सकते हो, टाइम लगा सकते हो। फिर है तीसरा, पिछली कक्षाओं से संबंधित केवल वही बात बताई जाए जिनका संबंध आगे बताई जाने वाली बात से संबंधित है। चौथा है, जो बालक मानसिक व शारीरिक रूप से अस्वस्थ है उन्हें अनावश्यक रूप से कक्षा में न बैठाकर छुट्टी दे दी जाए। ठीक है, यानी कि बच्चे का मानसिक रूप, यानी कि बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, सिर में दर्द है या कोई भी प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ शारीरिक रूप से भी बहुत परेशान है, पेट में दर्द हो रही है, सर में दर्द हो रही है, ठीक है, हाथ में दर्द हो रही, तो उन्हें ना बैठाया जाए, उन्हें छुट्टी दे दी जाए ताकि वो घर पे आराम कर सके। अगला है, कमज़ोर छात्रों को हतोत्साहित करने वाली बात ना कही जाए। उनको ताने नहीं मारने चाहिए। हतोत्साहित मतलब उनको ताने मत मारो, उनको परेशान मत करो, उनको मारो नहीं, पीटो नहीं, किसी के सामने जलील मत करो। ठीक है, बल्कि उनको हौसला दो, उनको क्या करिए, उनका प्रोत्साहन करिए, उनको हौसला दीजिए। हतोत्साहित ना करके प्रोत्साहित करिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत सीटेट में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सीटेट में बहुत पूछा जाता है, और ये एक निगेटिव की है, ये एक निगेटिव कीवर्ड है, हतोत्साहित। जहाँ पर भी आपको, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो और हतोत्साहित वर्ड आ जाता है, बस वहाँ पर आपको गलत लगा देना है। ठीक है, क्योंकि हतोत्साहित का मतलब होता है बच्चों को मारना, पीटना, परेशान करना, उनको लोगों के बीच जलील करना, ताने देना, है ना। तो ये वर्ड सीटेट में बहुत पूछा जाता है, प्रोत्साहित, हतोत्साहित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला, इतनी जल्दी क्लास ओवर हो गई। और देखिए कितने छोटे छोटे से पॉइंट और कितने आसान पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिए हैं। इसी तरीके से अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज़ में नोट्स मिलेंगे सारे क्लास के, यानी कि जितने भी 8 सब्जेक्ट हैं, आठों के आठों सब्जेक्ट के नोट्स सिर्फ 400 रुपये में आपको मिलेंगे अगर आप लेना चाहते हो। ऐसे ही आपको यही सारे नोट्स इस तरीके से देखिए डिजिटल तरीके से आपको तैयार किए गए हैं। मैंने हैंड रिटन नोट्स इसलिए नहीं बनाए हैं ताकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको दूसरों की राइटिंग नहीं समझ आती है या दूसरों की राइटिंग से वो नहीं याद कर पाते, नहीं पढ़ पाते, तो इस तरीके से वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको लेना है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले सकते हो, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि इसका लाभ सभी लोग उठा सकें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। कमेंट्स में बताने से क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, और मैं मोटिवेट होंगी तो आप लोगों को और भी अच्छा पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।